हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो हर एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। पहले तो सब्सटेंस डिसॉल्व होगा क्यों? क्योंकि सब्सटेंस सॉल्वेंट के साथ कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करेगा। अगर ये अट्रैक्शन फोर्स इनफ है तो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। इसका मतलब हर एक सब्सटेंस का अट्रैक्शन फोर्स डिफरेंट होगा, तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट होगी। तो सॉल्युबिलिटी यानी क्या? जो सॉल्यूट का सब्सटेंस का जितना भी मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सके उसी को बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved in specific amount of solvent, लेकिन कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट ही होना चाहिए, तब जाके हम सॉल्युबिलिटी मेजर कर सकेंगे। क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेबल है। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो सिंपल, जितना भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट के सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकेंगे उसी को उसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl की सॉल्युबिलिटी कितनी है? तो NaCl की सॉल्युबिलिटी एट रूम टेम्परेचर 360 ग्राम पर लीटर है। इसका मतलब 1 लीटर में 360 ग्राम ही डिसॉल्व हो सकता है। क्लियर? चलो, अब सॉल्युबिलिटी समझने के लिए हमें 2-3 टर्म समझनी जरूरी है। फर्स्ट है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन यानी क्या? डिसोल्यूशन मतलब ऐसी प्रोसेस कि जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिक्स होके होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के प्रोसेस को ही बोलेंगे डिसोल्यूशन। व्हेन सॉल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट, some solute dissolve and its concentration increases. This process is known as डिसोल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व होके उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलेंगे डिसोल्यूशन। नेक्स्ट टर्म है क्रिस्टलाइजेशन। चलो, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है? डिसोल्यूशन में सॉलिड लिक्विड में, मतलब कि एक्वियस मीडियम में जाता है, जबकि क्रिस्टलाइजेशन में उसका उल्टा होता है। जो भी एक्वियस मीडियम में सॉल्यूट है वो फिर से सॉलिड फॉर्म में आएंगे। आपने शुगर सिरप तो देखा होगा। ये शुगर सिरप को अगर आप फ्रीज़र में रख दो तो क्या होगा? उसके सरफेस पे सॉलिड क्रिस्टल ऑफ शुगर मिलेंगे। वो कहाँ से आएंगे? वो सॉल्यूशन में से ही तो आए हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ तो सॉलिड के पार्टिकल जो सॉल्यूशन फॉर्म में थे वो सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे और सॉलिड फॉर्म में सेपरेट होते जाएंगे। इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है? इन सॉल्यूशन सम solute particle combine each other and
get separated out and get separated out of solution. This process is known as क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक दूसरे की ऑपोजिट प्रोसेस है। चलो नेक्स्ट टर्म कौन सी है? नेक्स्ट टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर हम देखेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, हमने बताया कि एट रूम टेम्परेचर NaCl की सॉल्युबिलिटी 360 ग्राम पर लीटर है। तो क्या ये सॉल्यूशन में मैं और सॉल्यूट ऐड कर सकूंगा एट रूम टेम्परेचर? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट तो डिजोल्व हो चुका है, इससे ज़्यादा डिजोल्व नहीं होगा। तो ये जो भी सॉल्यूशन है वो एक्चुअली कौन से टाइप का होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कैसा? जिसमें नो मोर अमाउंट कैन बी डिजोल्व। तो डेफिनेशन क्या होगी? सॉल्यूशन इन विच नो मोर amount of solute can be dissolved is known as saturated solution। ठीक है, तो ये एग्जांपल सैचुरेटेड सॉल्यूशन का है। तो अनसैचुरेटेड उससे उल्टा हो जाएगा, जिसमें अमाउंट में डिजोल्व हो सकेगा, बराबर। तो सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन कब मिलती है? जब T कांस्टेंट होगा। ठीक है, T कांस्टेंट हो तब जाके हम सॉल्युबिलिटी मेजर कर सकेंगे और तब जाके जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। अब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अगर मुझे NaCl में 360 ग्राम से ज़्यादा NaCl डिज़ोल्व करना हो 1 लीटर में, तब क्या करूँगा? आपने देखा होगा शुगर सिरप कैसे बनाते हैं कि वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करते हैं लेकिन बाय हीटिंग। तो ऐसा ही है, आपके पास अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, बराबर, अगर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूट फिर से ऐड करना हो, तब क्या अप्लाई करना पड़ेगा? तब आपको हीट अप्लाई करना पड़ेगा। तो बाय हीटिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मोर सॉल्यूट डिजोल्व कर सकेंगे और तब जाके जो भी सॉल्यूशन बनता है वही होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सुपर सैचुरेटेड टेम्परेचर मतलब एट हायर टेम्परेचर, जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी और उसके रिलेटेड 2-3 टर्म, चलो कॉपी कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और उसकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करेंगे।
फैक्टर दैट्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपने एक टर्म्स पढ़ी होगी, सुनी होगी, और वो है लाइक डिजॉल्व। लाइक इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो सेम नेचर वाले होते हैं, जो सेम नेचर वाले सब्सटेंस होते हैं, वो मिक्स होके होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन बनाएंगे। डिफरेंट नेचर वाले सब्सटेंस कभी भी होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनाते। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी पोलर सॉल्यूट होते हैं नेचर में पोलर सॉल्यूट कौन कौन से हैं? ऐसे सॉल्यूट NaCl होता है, शुगर होता है, ये सब नेचर में पोलर होते हैं। तो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर ही होना चाहिए, दोनों का नेचर सेम, तब जाके वो होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे कि NaCl शुगर डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर कैसा है नेचर में? पोलर है। उसी तरह नॉन पोलर सॉल्यूट कौन है? फॉर एग्जांपल नेफ्थेलिन। आपने सुना होगा नेफ्थेलिन नॉन पोलर है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये होता है नेफ्थेलिन का स्ट्रक्चर। तो नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट ओनली। जैसे कि नेफ्थेलिन किसमें डिसॉल्व होगा? नेफ्थेलिन बेंजीन, या तो फिर CCl4, या तो फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलो कौन कौन से पोलर सॉल्वेंट हैं देख लेते हैं। पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो वाटर पोलर होता है, सबसे ज़्यादा पोलरिटी वाटर की ही होती है। फिर थोड़ा बहुत इथेनॉल हो सके, फिर थोड़ा बहुत इथेनोइक एसिड हो सके। जबकि नॉन पोलर बहुत सारे हैं, बेंजीन, टॉल्यूइन, CCl4 होगा, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म होगा, और ईथर भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया नेचर। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट होती है हर एक सॉल्यूट पे, हर एक टाइप के सॉल्यूट पे, फिर चाहे सॉलिड हो, गैस हो या लिक्विड हो। हमें मालूम है कि दो तरह की प्रोसेस होती है, एक एंडोथर्मिक और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी हीट एब्जॉर्ब होगी, एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीज होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, अगर वाटर में मुझे शुगर जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है वो डिज़ोल्व करना हो मतलब डिज़ोल्व हो, और क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। तो ये प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है एक्चुअली एंडोथर्मिक ही है, तब हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो मुझे हीट कौन सी साइड पे लिखना पड़ेगा? ये हो गया रिएक्टेंट साइड और ये हो गया प्रोडक्ट साइड। सोचो, तो अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हीट यहाँ पे, इसका मतलब कि हीट एक्ट एज रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हीट रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और चलो अब क्या करेंगे? अब ये जो सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, जो भी होगा, हम उसकी हीट बढ़ाएंगे, तब क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू ली स्टैटिरियन प्रिंसिपल,
अगर हीट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि हीट हम दे रहे हैं ना, हीट बढ़ेगा, इसका मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब ये हो गया विथ हीट वाटर एंड शुगर मिक्स होंगे, मोर डिजोल्व होंगे और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में जैसे जैसे हीट बढ़ेगी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ली सेटेलियर प्रिंसिपल with principal solubility of solid increases with rise in क्या होगा, टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एक एग्जाम्पल ले लेंगे, वाटर प्लस NaOH। वाटर प्लस NaOH मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है तो हीट रिलीज होती है। तो सोचो मुझे हीट कहाँ पे लिखनी पड़ेगी, अगर हीट रिलीज होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि हीट क्या हो रही है, क्या बन रही है, एक्ट एज प्रोडक्ट। समझ में आया ना कि यहाँ पे हीट क्या बन रही है, रिएक्टेंट, और यहाँ पे प्रोडक्ट। चलो अब हम ये सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एक्सटर्नल हीट देंगे, इंक्रीज करेंगे, तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ये है क्या, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल रिएक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो रिवर्स डायरेक्शन में आएगा मतलब क्या होगा, जो सॉल्यूशन बना है उसमें से वाटर और सॉलिड NaOH सेपरेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि सॉल्यूट जो डिसॉल्व हुआ है वो फिर से अलग हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या समझ में आया, अकॉर्डिंग टू ली सेटेलियर प्रिंसिपल solubility of solid, सॉरी क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। कौन सी प्रोसेस में, लेकिन एंडोथर्मिक प्रोसेस में। और कौन सी प्रोसेस में इंक्रीज होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस में। कौन सी प्रोसेस में डिक्रीज होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। तो इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस विथ राइजिंग टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। चलो ऐसा होता है क्या, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सॉलिड ज़्यादा डिसॉल्व होगा। प्रेशर कौन से स्टेट पे इफेक्ट कर सकता है, तो एक ही तो स्टेट है जिस पे प्रेशर इफेक्ट करेगा और वो होती है गैसियस। तो सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, और उसी वजह से प्रेशर की कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगी उसकी सॉल्युबिलिटी पे। ओके, तो लिखेंगे एज solid is incompressible in nature, there is no significant effect of pressure is observed in solubility of solid।
ठीक है। तो कोई भी इफ़ेक्ट हमें ऑब्जर्व नहीं, हमें इफ़ेक्ट नहीं मिलेगी किसकी, प्रेशर की। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड भी, लेकिन सॉलिड के बारे में लिखे तो सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। कॉपी कर लो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। हमने सॉलिड के बारे में देखा, अब गैस के बारे में। यहाँ पे भी कितने फैक्टर है, तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो ऐसे कितने सारे गैसेस हैं जो कि वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व होते हैं, और ऐसे कितने सारे गैसेस हैं कि जो कि इथेनॉल में ज़्यादा डिज़ोल्व होते हैं। तो इसका मतलब कि हर एक का अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना प्रॉपर्टीज़ होती है। किसी में ज़्यादा डिज़ोल्व होते हैं, किसी में कम। तो कह सकते हैं कि वो नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये जो भी मैंने गैस लिखे, जैसे कि अमोनिया, CO2, SO2, HCl गैस, ये गैस ऐसे है विच आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, बराबर। जबकि ऐसे कितने सारे गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, जो कि मोर सॉल्युबल इन इथेनॉल। जबकि ये सब वाटर में कम डिज़ोल्व होते हैं, बराबर, लेस डिज़ोल्व होंगे, लेकिन इथेनॉल में ज़्यादा। तो दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा। ये तो सिंपल सा फंडा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो सपोज हमारे पास वाटर है, मुझे उसमें CO2 गैस ऐड करना है। सॉल्यूशन बनेगा, हमें मालूम है, जिसे ही हम सोडा वाटर बोलेंगे। अब मुझे ये जानना है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है, वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। क्या बताओ, क्या बोलोगे आप? तो एक्चुअली कोई भी गैस हो, वो चाहे CO2 हो या कोई भी गैस हो, गैस की डिसोल्यूशन की प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक। इसका मतलब ऑलवेज हीट रिलीज होगा और हीट एक्ट एज अ क्या होगा, प्रोडक्ट। तो फिर हमें गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी हो, तब क्या करनी पड़ेगा, और टेम्परेचर की इफेक्ट क्या होगी। सोचो कि ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है और मैं हीट बढ़ा देता हूँ, हीट बढ़ेगा मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी, और आपको मालूम ही है यहाँ पे हीट एक्ट एज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन तो कौन से डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें से वाटर और CO2 अलग हो जाएंगे। इसका मतलब होगा कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। आपने देखा ही होगा और आपने महसूस भी किया होगा कि अगर कोल्ड ड्रिंक्स है, हमारा जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, उसको कौन से प्लेस पे हम रखेंगे, ऐसे प्लेस के जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, जैसे फ्रीज़र या कूलर उसके आसपास। क्यों कि टेम्परेचर अगर बढ़ा तो उसमें से जो डिसॉल्व हुआ CO2 गैस है वो निकल जाएगा। इसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो लिखेंगे एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक process. The solubility of gas decreases with rise in temperature। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर की इफेक्ट कैसे स्टडी की जाती है, तो एक
फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला के हिसाब से हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को स्टडी करेंगे। वो फॉर्मूला है, वो इक्वेशन है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है ln C2/C1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। फॉर्मूला इक्वेशन हमें डिराइव नहीं करना है, हमें बस याद रखना है। यहाँ पे C1 क्या हुआ? C1 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट टेम्परेचर T1, जबकि C2 क्या है? C2 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट टेम्परेचर T2 होगा। डेल्टा H क्या है? डेल्टा H इज द हीट ऑफ डिसोल्यूशन, और R तो सबको मालूम है, R है गैस कांस्टेंट। ठीक है, चलो तो ये फॉर्मूला से स्टडी करेंगे, बस हमें ये फॉर्मूला ही याद रखना है। अब एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट टॉपिक होता है इसमें ही। देखो, ये है एक बेकर जिसमें ये सॉल्यूशन है और उस पे ये गैस है। चलो, गैस ऐसे होते हैं। अब क्या होगा? ये गैस डिज़ोल्व होके सॉल्यूशन में आएगा, बराबर। तो यहाँ पे गैस डिज़ोल्व भी हुआ है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस की एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी चेंज क्या है? एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस। अब देखो, पहले गैस अलग अलग थे, एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। जब वो सॉल्यूशन में आ गए तो उसकी रैंडमनेस बढ़ी या घटी? तो कैसे हमें मालूम चलेगा? तो जितना मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी रैंडमनेस बढ़ती है, और जितने डिस्टेंस घटेगा उतनी रैंडमनेस घटेगी। गैसेस फॉर्म में रैंडमनेस ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में रैंडमनेस कम होती है। तो इसका मतलब कि ये जो भी प्रोसेस है हमारी डिसोल्यूशन ऑफ गैस की, इसकी एंट्रोपी डेल्टा एस नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि रैंडमनेस में क्या हुआ? रैंडमनेस डिक्रीज हुई। चलो ठीक है, डेल्टा एस नेगेटिव है। अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, उसके लिए क्या जरूरी है? डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी का फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है, अब ये अगर नेगेटिव है तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, नेगेटिव, ये तो नेगेटिव तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म तो पॉजिटिव हो गई, फिर भी हमें डेल्टा जी नेगेटिव ही लाना है, तब जाके ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो सोचो कैसे? तो तब मिलेगा जब आप डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो, और वो भी मोर नेगेटिव। इसका मतलब कि ये रिएक्शन के लिए सॉल्युबिलिटी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस की डेल्टा एच की वैल्यू मोर नेगेटिव होनी ही चाहिए। मतलब डेल्टा एच मस्ट बी मोर नेगेटिव, तब जाके यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू ये नेगेटिव होगा और मोर होगा, तब जाके डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक फैक्टर बाकी बचा, वो है प्रेशर, लेकिन वो हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे।